नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि बजट 2025 से क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती हैं। अब क्योंकि बजट बिल्कुल आने ही वाला है, तो बजट से ये उम्मीद है कि प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करने पर फोकस हो सकता है। इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इंक्रीज आता ही है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का बैलेंस मेंटेन करना भी काफी क्रिटिकल होता है। यहीं पे अगर हम इस बात को ज्यादा डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो हमें इसको सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस के रूप में समझना पड़ेगा। सबसे पहले आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज और जीएसटी रैशनलाइजेशन, हाइब्रिड व्हीकल्स पर टैक्स रिफॉर्म्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए बजट का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर इन सारी बातों को एड्रेस किया जा सकता है, कंप्लीटली नहीं तो पार्शियली, यानी इनमें से कुछ बातों को भी एड्रेस किया जा सकता है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है और एक अच्छी डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी तरफ आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, जिसपे सरकार का पिछले 10 सालों से काफी ज्यादा फोकस रहा है। 500 गीगावाट्स का एक रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव करने के लिए एनहांस्ड फाइनेंसिंग और सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए सब्सिडीज जो कि ऑलरेडी दी भी जा रही हैं, या किसी भी और तरीके से इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जा सकता है, तो बजट डेफिनेटली इन कंसर्न्स को एड्रेस कर सकता है। फिर हम आते हैं एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जो कि किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और रिसर्च के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग भारत को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। इसके लिए भी बजट में एक स्पेसिफिक एलोकेशन और एक स्पेसिफिक सेगमेंट बजट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि डेफिनेटिव वे में इन सेक्टर्स को बूस्ट मिल सके और आगे की भी दिशा निर्धारित हो सके, एक रोड मैप तैयार हो सके, जिससे आने वाले बजट्स भी आज के इस स्टेप को फॉलो अप दे सके। फिर आते हैं एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरिंग में। एमएसएमईज का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में, और एमएसएमईज के लिए सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लायंस, अफोर्डेबल क्रेडिट और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए इंसेंटिव्स देना बजट में हाईलाइट हो सकते हैं। और अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एमएसएमईज वो कंपनीज होती हैं जो कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं। ये छोटी कंपनीज होती हैं जो कि अभी ग्रोथ कर रही हैं किसी भी सेगमेंट में, या जिस सेक्टर में भी ये कंपनीज काम करती हैं उस सेक्टर के जो भी मार्केट लीडर्स हैं उनके साथ उन्हें कंपीट करना होता है। छोटी बड़ी हर तरह की कंपनी के साथ उन्हें कंपीट करना होता है। साथ ही साथ इनको जितनी भी भारत सरकार की कंप्लायंसेस हैं उन्हें भी फॉलो करना होता है। तो इन सेगमेंट में, यानी कि एमएसएमई सेगमेंट में जो कंपनीज काम करती हैं, लिमिट बजट पे काम करती हैं लेकिन बड़ा काम करना चाहती हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए टैक्स कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करना, अफोर्डेबल क्रेडिट उनको प्रोवाइड करना, ताकि उनको एक बूस्ट मिल सके, एक इम्पेटस मिल सके, वो अपनी ग्रोथ में उस पैसे को लगा सके। ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना इन कंपनीज के लिए इतना इजी नहीं होता, क्योंकि एक लिमिटेड बजट पे काम करती हैं। बट अगर ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए, यानी कि ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए इन कंपनीज को कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं, तो डेफिनेटली ये कंपनीज उस दिशा में, उस डायरेक्शन में काम कर सकती हैं। अगर इंसेंटिव्स देने के बाद भी कोई कंपनी उस डायरेक्शन में नहीं काम करती, तो उसके लिए भारत सरकार और भी स्कीम्स निकाल सकती है, ताकि छोटी कंपनीज भी आगे चल के बड़ी बन सकें। फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं रियल एस्टेट और हाउसिंग पे। तो देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए टैक्स बेनिफिट्स और जीएसटी कैप्स को रिवाइज करने की काफी ज्यादा जरूरत है, जिससे अर्बनाइजेशन और हाउसिंग डिमांड को एड्रेस किया जा सके। जीएसटी का रैशनलाइजेशन जहां तक रियल एस्टेट और हाउसिंग में जाता है, खासतौर से जब हम बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की, तो ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। अफोर्डेबल हाउसिंग को अगर हम इस बात से डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि किस घर की कितनी कीमत है, तो डेफिनेटली वहां पे ये बात काफी डाउटफुल हो सकती है कि किस मकसद से या किस इंटेंशन के साथ उस पर्टिकुलर घर को बनाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। हो सकता है वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो सकता है रेंटल इनकम के लिए हो, या हो सकता है सच में कोई मिडिल क्लास परिवार उस घर में रहना चाहता हो। तो इसलिए ओवरऑल रियल एस्टेट और हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाने के लिए उसमें टैक्स बेनिफिट्स तो देने ही चाहिए, जो है उनको मेंटेन करना चाहिए, लेकिन जीएसटी को भी रैशनलाइज करना चाहिए, ताकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे या किसी भी तरह के हाउसिंग पे एक मिडिल क्लास परिवार को अफोर्डेबल हाउसिंग की सुविधा मिल सके। नेक्स्ट हम आते हैं फिनटेक और डिजिटल इकोनॉमी। तो डिजिटल इकोनॉमी में डेफिनेटली हमारा देश पीछे नहीं है, और दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज को भी हमने फिनटेक और डिजिटल इकोनॉमी के बारे में समझाया है और उन्हें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है। डिजिटल बैंकिंग इनोवेशंस को प्रमोट करने और फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए कंप्लायंस सिंप्लीफाई करने की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इकोनॉमी को ड्राइव कर सकते हैं। भारत जैसी इकोनॉमी जहां बहुत सारा पैसा कैश में ही चलता है, वहां पे डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए इन प्राइवेट कंपनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। भारत सरकार एक रेगुलेटर के रूप में इन सारी बातों को देखती है, और उसके बाद ये प्राइवेट कंपनीज उस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं, वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं जहां से एक आम आदमी भी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ
तरफ बढ़ सके। फिनटेक कंपनीज का भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा रोल है। अब बैंकिंग की भी बहुत सारी एप्स होती हैं, हमारे मोबाइल में भी होती हैं, जिनका यूज करके हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाते हैं और कैश रिच इकोनॉमी से लेस कैश इकोनॉमी की तरफ हम जाते हैं और धीरे धीरे इस पूरी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो डेफिनेटली इन कंपनीज के लिए गवर्नमेंट जो भी इंसेंटिव्स दे रही है उनको मेंटेन करते हुए और भी इस सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो यूनियन बजट 2025 भारत की इकोनॉमिक फ्यूचर को शेप करने के लिए एक पिवटल रोल प्ले करेगा। असली पर्पस तभी सॉल्व होता है जब वो प्रेजेंट कंसर्न्स को भी एड्रेस कर सके और आने वाले समय के लिए भी इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और आम सिटीजन के लिए भी एक रोड मैप तैयार कर सके, जिससे हम ग्रोथ और एक्सपेंडिचर यानी कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में एक फाइन बैलेंस मेंटेन कर सकें एज एन ओवरऑल इकोनॉमी। टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टोरल ग्रोथ पर फोकस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ बजट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रोड मैप क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज जैसे चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आने वाले समय में भी हर देश में इलेक्शंस होंगे, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में इलेक्शंस होंगे, कभी किसी तरह के लीडर्स वहां चुने जाएंगे, कभी किसी तरह के, बट इस सबके बीच में भी हमें इस बात पर फोकस रखना बहुत जरूरी है कि जो चीजें हमारी देश की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारी बातें इस बजट में एड्रेस हों। गवर्नमेंट किस तरीके से ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी फॉस्टर करने के लिए इस बजट में कमिटमेंट दिखाती है, वो इस बजट के सक्सेस को काफी हद तक डिफाइन करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर का अपकमिंग बजट काफी एक्सपेक्टेशन के साथ देखा जा रहा है, जो एक बैलेंस और ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच को डिलीवर करने की उम्मीद रखते हैं। इसी बीच में अगर स्टॉक मार्केट को देखा जाए तो हर तरह के सेगमेंट में बहुत ज्यादा करेक्शन हमें देखने के लिए मिले। मैं कुछ कंपनीज आपके सामने डिस्कस करूंगा जिनके स्टॉक्स में काफी ज्यादा करेक्शन आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, हर तरह के सेगमेंट में काफी ज्यादा करेक्शंस देखने के लिए मिले हैं। अगर हम आईडीएफसी को देखें तो उसमें करीब 16% का डाउन ग्रोथ है। टाइम टेक्नोप्लास्ट 22%, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर 35%, प्रकाश पाइप्स 36%, मार्क्संस फार्मा 31%, प्रकाश इंडस्ट्रीज 30%, एचबीएल इंजीनियरिंग में 28% तक की गिरावट आई है, एचपी इलेक्ट्रिक 29%, जेबी मोटो 38%, गोदावरी पावर एंड स्पार्क 29%, अमर राजा बैटरीज 40%, ओलेक्ट्रा 38%, नवा 40%, डिफेक्स इंडस्ट्रीज 26%, एक्शन कंस्ट्रक्शन 27%, आरएमसी 22%, और इसी तरीके से बाकी स्टॉक्स में भी काफी गिरावट आई है। ये वो स्टॉक्स हैं जो पहले भी हम अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि जिस पॉइंट पे डिस्कस करे गए थे वहां से कई गुना मल्टीप्लाई हुए हैं, बट रीसेंट करेक्शन में अपने हाई से इन्होंने 20 से 30%, 40% तक के करेक्शन शो करे हैं। इसी में आते हैं पॉन्डी ऑक्साइड जिसने 38% करेक्शन शो किया है, वेबसॉल ने करीब 20% से ज्यादा का करेक्शन शो किया है। और अगर वेबसॉल की बात करी जाए तो सिर्फ वेबसॉल ही नहीं, सोलर सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो वारी ग्रुप की कंपनीज हो या प्रीमियर एनर्जीज हो, इन सब ने ही काफी ज्यादा करेक्शन शो करे। इनफैक्ट सरप्राइजिंग है कि 70% तक का करेक्शन भी हमें कुछ सोलर सेक्टर के स्टॉक्स में देखने के लिए मिला है। बड़ी कंपनीज की अगर बात करी जाए तो एचडीएफसी बैंक में 12%, आईसीआईसीआई बैंक 12%, अदानी ग्रीन एनर्जी में 53%, टाटा पावर में 28%, भारती एयरटेल 8%, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 24%, एचएएल में 32%, एशियन पेंट्स 34%, आईटीसी 12%, अदानी पावर 42%, एचयूएल 23%, वेदांता 16%, टीसीएस 10% और विप्रो में 5%। और इसके साथ ही कुछ और कंपनीज भी आप यहां देख सकते हैं जिसमें टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईआरएफसी हैं, जिन्होंने भी 20 से 40% तक का करेक्शन शो किया है। अब जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि प्राइसेस कुछ ऊपर नीचे हो, तो ये जो परसेंटेजेस मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, जो प्राइसेस यहां दिखाई हैं, वो डेफिनेटली चेंज हो सकती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन ये प्राइसेस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 20 से 40-50% तक के करेक्शन हम देखे हैं, और कुछ कंपनीज में तो हमने 70% तक का करेक्शन देखा है। जबकि किसी भी कंपनी की अगर बात करी जाए तो उनके पास ऑर्डर्स भी हैं, उनकी कंपनीज भी अच्छी काम कर रही हैं, उनके पास नए प्रोजेक्ट्स भी हैं, इनफैक्ट स्प्लिट्स, बोनसेस, डिविडेंड्स भी अनाउंस हो रहे हैं। बट उसके बाद भी ये सारा करेक्शन यही दिखाता है कि कितनी अनसर्टेनिटी और कितना डर इन्वेस्टर्स के मन में है। अब डर के तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात तय है कि स्टॉक मार्केट कभी भी किसी को शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट्स नहीं देते। वॉरेन बफेट की एक बहुत ही फेमस कोट है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट्स एक वोटिंग मशीन की तरह होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट्स एक वेइंग मशीन की तरह होते हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से ये स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे और बजट में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं बजट के अनाउंसमेंट के बाद। देखते हैं कि बजट में कौन से की पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। जय हिंद।